Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you are watching Executive Coaching Center's online session. Students, आज हम लेक्चर नंबर 7 में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे न्यू रियलिज्म का। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रियलिज्म के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, डिफरेंट थिंकर्स को पढ़ चुके हैं, फिलोसोफर्स को पढ़ चुके हैं और रियलिज्म के बेसिक टीनेट्स और कोर वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, न्यू रियलिज्म का दौर जो अपेरेंटली इमर्ज करता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत से ऐसे स्कॉलर्स सरफेस होते हैं जो न्यू रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को बड़ा ही इन डेप्थ एनालिसिस भी करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बड़ा तज़किरा भी करते हैं, स्पेसिफिकली कोल्ड वॉर एरा में। स्टूडेंट्स, इनमें से ही एक मशहूर स्कॉलर केनेथ वॉल्ट्स ने भी जिक्र किया है और अपनी बुक में इन डिटेल एनालिसिस भी पेश किया न्यू रियलिज्म का। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले हम अपने लेक्चर की आउटलाइन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे न्यू रियलिज्म की थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कोर वैल्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद न्यू रियलिज्म और रियलिज्म का एक कंपैरिजन है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो न्यू रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करने वाले स्कॉलर्स हैं उनका क्या रिस्पांस है टू द स्कॉलर्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। एक बात ज़हननशीन रहे स्टूडेंट्स कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ब्रांच है ट्रेडिशनल अप्रोच की, क्लासिकल अप्रोच की। इस वजह से चाहे रियलिज्म हो, चाहे न्यू रियलिज्म हो, चाहे न्यू क्लासिकल रियलिज्म हो, इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में कुछ एग्रीमेंट्स और कुछ डिसएग्रीमेंट्स हमें नजर आते हैं, कुछ एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज नजर आते हैं, कुछ जो आप कहते हैं ना रिप्लेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स नजर आते हैं, कुछ नई कोर वैल्यूज नजर आती हैं। बट रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इंस्टीट्यूशनल स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे रियलिज्म है, चाहे न्यू रियलिज्म है, चाहे न्यू रियलिज्म क्लासिकल मॉडल है उसका। इन तीनों में स्टेट को सेंट्रल अथॉरिटी माना जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे सिक्योरिटी स्टडीज एंड न्यू रियलिज्म, जिसमें ऑफेंसिव रियलिज्म का जिक्र भी होगा, डिफेंसिव रियलिज्म का जिक्र भी होगा और आखिर में हम इसकी क्रिटिकल एवेल्युएशन करेंगे। स्टूडेंट्स, केनेथ वॉल्ट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी बुक में लिखते हैं 1979 में और 3 इंपॉर्टेंट डिवीजन करते हैं उस वक्त के दौर की जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था और किस तरह मेजर नेशंस अपने स्टेट्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं और किस तरह इंटरनेशनल रिलेशन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम को 3 डिफरेंट कंपोनेंट का कंपोजिशन कह दिया। केनेथ एंड वॉल्ट्स कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है। 3 एलिमेंट्स हैं इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम के, जिसमें एक स्ट्रक्चर है। खुद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस तरह एग्जीक्यूट की जाती है तो इंटरनेशनल एक सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर या ढांचा किसी भी बिल्डिंग का ऐसा ही होता है कि उसमें सबसे पहले उसकी बेस होती है, फिर उसके फ्लोर्स होते हैं और उसका फिर फाइनल पॉइंट होता है, उसकी टिप होती है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन में आज के दौर में, यानी केनेथ वॉल्ट्स के अपने जो थ्योरी जिस दौर में वो सरफेस करते हैं उस दौर का एनालिसिस देते हुए कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसका जो स्ट्रक्चर है ये वैसा नहीं है जैसा तारीखी तौर पर था और अब वो इंटरनेशनल जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हालत में नजर आता है। जैसा कि माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क आ गया है और वो फर्क क्या है कि इस इंटरनेशनल सिस्टम में मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा केनेथ वॉल्ट्स के दौर में, बल्कि बाइपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस बाइपोलर वर्ल्ड में जो ताकतवर कौमें हैं वो अपने इंटरेस्ट को परसू करने के लिए गरीब, कमजोर और डिपेंडेंट अकवाम के साथ अलायंसेस करते हैं
और अपने ओपोनेंट को, चाहे वो पॉलिटिकल टफ टाइम हो, चाहे वो इकोनॉमिक एरियाज हो, चाहे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज हो, उसमें उनको कन्फ्रंट करते हैं। दूसरी बात, वॉल्ट्स कहते हैं उनके एनालिसिस के मुताबिक जो सिस्टम है दुनिया का वो एनार्किक है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी सुपर स्टेट नहीं है या सुपर सेंट्रल स्टेट नहीं है, कोई ऐसी अकेली सुपर स्टेट नहीं है जो कि पूरी की पूरी दुनिया के सिस्टम को कंट्रोल करे। जैसा कि जो रियलिस्ट थे, इनका बेसिक हिस्टोरिकल वैल्यूज में पर्सपेक्टिव ये था कि जो सिस्टम है किसी भी जगह का, वो लॉलेसनेस की तरफ तब जाता है, एनार्किक तब होता है जब उस सिस्टम में सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। और यही वजह थी कि स्टेट का कॉन्सेप्ट सरफेस किया गया प्रिमिटिव दौर में, थोसेडाइडिस के दौर में, ग्रीस सिटी स्टेट के दौर में, और स्टेट को बड़ी इंपॉर्टेंस मिली। और हम देखते हैं कि 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में भी स्टेट और सॉवरेनिटी को बड़ी ज्यादा अहमियत दी गई, क्योंकि स्टेट एक सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टेट अपनी मोनोपोली को एग्जीक्यूट कर सकती है, स्टेट अपने सॉवरेन डिसीजंस ले सकती है। इसलिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें तमाम स्टेट्स सेम स्टेटस पे होती है। अब जब सेम स्टेटस पे होंगी और तमाम स्टेट्स सॉवरेन होंगी तो स्टेट्स अपने डिसीजंस खुद लेंगी। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये लूज हो जाएगी। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि अनार्किक सिचुएशन आ जाएगी, लॉलेसनेस होगी। और लॉलेसनेस की सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम जानते हैं, चाहे जंगल हो चाहे सोसाइटी हो, माइट इज राइट होता है। और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो कंट्रीज या वो नेशन स्टेट्स होती हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं, इकोनॉमिक माइट ज्यादा होती है, मिलिट्री माइट ज्यादा होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और मोनोपोली ज्यादा होती है, जिस पर वो बाकी स्टेट्स को कन्विंस करती हैं अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल मॉडल्स। तीसरी बात कहते हैं वॉट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड वॉर का एरा है और उसमें जो कैपेबिलिटीज हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो फ्रांस के पास उतनी नहीं रही, सेंट्रल यूरोप की स्टेट्स के पास उतनी ताकतें नहीं रही, यूके को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके पास नहीं रही। अब जो कैपेबिलिटीज थी वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है या फिर सोवियत यूनियन के पास है। और ये अब अपने करीबी ममालिक को अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्हीं कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर इन अथॉरिटीज को यूज करते हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करेंगे, जो कि 1945 में फॉर्म होते हैं। यूएनओ हमारे सामने आता है, जिसको ये भी कहा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया यूएनओ में, जो कि लीग ऑफ नेशन अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, पीसफुल वर्ल्ड हमें नहीं दे सकी और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, वो भी एक फेलियर है लीग ऑफ नेशन का। इसी तरह यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, सेक्रेटरीट आता है यूएनओ का, यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ताकतवर है वो ताकतवर इंस्टीट्यूशंस के पीछे भी वो ही होगा, उन इंस्टीट्यूशंस की जो कैपेबिलिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हाथ में होगी। आईएमएफ हमारे सामने एक मिसाल है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम बाद में वर्ल्ड बैंक हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड जो बाद में WTO के नाम से हमारे सामने 1996 में आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आता है। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ आती है कि न्यू रियलिस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो ह्यूमन नेचर जिसको ब्लेम किया जाता था, रीजन है लॉलेसनेस की, रीजन है वॉर की, रीजन है कंपटीशन की, रीजन है डिफरेंट किस्म के इवल्स की, और इसी नेचर को फॉलो करते हुए स्टेट एस्टैब्लिश होती हैं। तो अब न्यू रियलिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया का जो सिस्टम है वो अनार्किक है और वो जो इंटरनेशनल सिस्टम है सबसे ज्यादा डिपेंडेंट उसके स्ट्रक्चर पे किया जाता है। तो वॉल्ट्स के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, एनार्की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, ये तीन चीजें इंटरनेशनल सिस्टम को कंपोज करती है। वॉल्ट्स कहते हैं कि स्ट्रक्चर एंड एनार्की आर इंटरट्वाइंड। जिस तरह जो इंटरनेशनल सिस्टम है
ये लॉलेसनेस पे डिपेंडेंट है। इस तरह इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है ये भी किसी रूल के तहत नहीं किया गया। जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट ब्लॉक्स नजर आते हैं, वो कोई रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, बल्कि उनकी कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ नेसेसिटी की है, उनकी कंस्ट्रक्शन सेल्फ इंटरेस्ट की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर दुनिया में हमें नजर आता है ये बाय डिजाइन वीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए हैं जो इनके बनाने वालों के हैं। जैसा कि यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का रोल दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश करने का, इसी तरह से दुनिया में से टेररिज्म को एलिमिनेट करने का, इसी तरह से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के इश्यूज को देखने का, इसी तरह से जो ममालिक अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के इशू का, अभी जो स्ट्रक्चर जो है ये भी लॉलेसनेस की एक बहुत बड़ी मिसाल है और लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो स्ट्रक्चर से भी आपको जस्टिस नहीं मिल सकता। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज सेट टू बी एनार्किक। ऑब्वियस सी बात है, जो माइट है वही राइट है। और अगर रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कंपैरिजन में देखा जाए तो एक मेजर डिफरेंस हमें नजर आता है कि पहले इन तमाम दुनियावी मसाइल का ब्लेम जो है रियलिस्ट ह्यूमन नेचर को देते थे, स्टेट को नहीं देते थे। अब वो ये कहते हैं कि स्टेट्स अगर कंपटीशन में जाती हैं, स्टेट्स मिलिट्री माइट बनती हैं, स्टेट्स कनिंग एटीट्यूड फॉलो करती हैं, स्टेट्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही परस्यू करती हैं, स्टेट्स सेल्फ हेल्प में जाती हैं, स्टेट्स वॉर में जाती हैं, तो स्टेट्स को कंपेल किया जाता है इन तमाम हथकंडों को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये अनार्किक है और इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये जस्टिस के रूल्स के ऊपर नहीं बना। तो अब हर स्टेट को इस सिस्टम में एग्जिस्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए उन वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की वैल्यूज हैं, और वो है सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ गेन्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ पावर, और अपने बेनिफिट के लिए अलायंसेस बनाएं, अपने बेनिफिट के लिए वॉर वेज करें, और अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और आर्मामेंट को मैक्सिमाइज करें या एनहांस करें अपनी कैपेबिलिटीज। स्टेट एक्शन एंड स्टेट बिहेवियर का जिक्र वार्ड्स करते हैं और कहते हैं कि जो दुनिया है आज की उसमें स्टेट का जो एक्शन है और जो स्टेट का बिहेवियर है वो दो एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है। नंबर वन, वो स्टेट इकोनॉमिकली कितनी ज्यादा पावरफुल है या सस्टेनेबल है, कितनी साउंड है, और नंबर टू, उस स्टेट की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। यानी कोई भी स्टेट इंटरनेशनल रिलेशन में किसी और कौम के साथ या अकवाम के साथ जब अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, बिहेव करती है, इंटरेक्ट करती है, तो ये डिटरमिन किया जाता है उस स्टेट की इकोनॉमिक पावर, स्ट्रेंथ और एबिलिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर, कि अगर वो जो स्टेट है मिलिटरली बहुत ज्यादा एडवांस और साउंड है, स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए कुछ भी करेगी, अगली दूसरी स्टेट्स को इनसिक्योर भी कर सकती है। ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है जो उसके बेनिफिट के लिए हो, और ऐसे इकदामात भी कर सकती है जो सिर्फ उसकी ट्रेड को ही प्रमोट करें या उस इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट करें या उस कल्चर को प्रमोट करें जो उनके बेनिफिट में है। इसकी बहुत सी मिसालें स्टूडेंट्स हमने पिछले 25-30 साल में देखी हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए अपनी मिलिट्री माइट और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे इन्हसार करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को जब डिवाइस करता है तो बहुत से ऐसे डिसीजन लेता है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। फॉर एग्जांपल, इंटरवेंशन करता है, इराक में इंटरवेंशन की और बहुत से ममालिक में इंटरवेंशन की। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करता है। जिस तरह इंटरनेशनल लॉ है एनवायरनमेंट का, अमेरिका उसकी वायलेशन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन की एक स्पेसिफिक
लिमिट एक्सीड कर गया। अभी रिसेंटली ट्रंप ने उस एग्रीमेंट से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पूरी कॉमन है एक जगह पर। इस ताउन की तंजीम के साथ मिल करके जो एनवायरमेंट के इश्यूज हैं, पोल्यूशन के इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करना था, अमेरिका उससे बाहर चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब एनवायरमेंट वर्ल्ड का इस तरह का होगा, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट कि इंटरनेशनल अरीना में इतना अनार्किक एनवायरमेंट है कि अगर कोई स्टेट इकोनॉमिकली पोटेंशियल्ड है, स्टेबल है, मिलिटरली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है, तो उस स्टेट का बिहेवियर और उस स्टेट के एक्शन उसके अकॉर्डिंगली होंगे। और वो स्टेट्स जो कमजोर हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनकी सिक्योरिटी जो है वो वल्नरेबल है या वो इतनी एडवांस नहीं हुई, मिलिट्री एडवांसमेंट वहां पर इतनी नहीं हुई, तो उनका बिहेवियर और होगा। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमने हिस्ट्री में देखी। एक और बड़ी टेक्निकल बात वार्ड्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब ये वो बात आ रही है कि किस स्टेट को कौन सी कैपेबिलिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत है। The only factor that distinguish states from their relative capabilities, and these capabilities determine the state's position in international system। यानी किस स्टेट के पास कौन सी अथॉरिटी है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो स्टेट उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस P5 कंट्रीज कर सकते हैं, दे आर मोर अथॉरिटेटिव। जिस तरह किसी मुल्क पर इकोनॉमिक सैंक्शंस एम्बार्गो लगाया जाए, उस मुल्क पे मिलिट्री सैंक्शंस लगाई जाएं, ऑब्वियस सी बात है जो स्टेट्स ये डिसीजन लें और उनके डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड वाइड हो, तो वो स्टेट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल सीधा साधा ये हुआ कि वो स्टेट्स जो इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है, वो स्टेट जो इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा साउंड नहीं है, उनको फिर सेल्फ हेल्प की तरफ जाना पड़ेगा इस एनार्किक वर्ल्ड में। और रिजल्टेंटली क्या होगा? रिजल्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और यही रियलिस्ट का एक बेसिक कोर पॉइंट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एग्जिस्टेंट है। ये केनेथ वॉल्ट्स का ये भी कहना है कि आज की अब इस दुनिया में जब एनार्की इतनी ज्यादा है, इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है और स्टेट्स की जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ज्यादा इनबैलेंस होती चली जा रही है, तो जो थ्रेट ऑफ वॉर है it is more fearsome than actual war. For neorealists, the structure of the system and its relative distribution of power are focal point of analysis, जिस पे अभी हमने डिटेल में बात की कि जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का, एक तो ये जस्टिस के रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, माइट इज राइट है। दूसरा, फिर यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, इकोनॉमिक पावर है, अगर इसको इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए तो हमें एक चीज समझ आती है कि जो मेजर स्टेट्स हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके बेनिफिट में है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाए, चाहे वो अपने अलाइज को दी जाए। तो इट मींस दैट कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेगा पावर्स हैं, वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करेंगी। और ऑन द अदर हैंड जो वीकर नेशंस हैं, जो वीकर नेशन स्टेट्स हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर अलायंसेस में जाएंगी या फिर कोशिश करेंगी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अटेन करने की और मिलिट्री स्ट्रेंथ को गेन करने की, जिसकी वजह से हमें फिर एक नया कंपटीशन नजर आएगा और वो कंपटीशन परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कौमों को लेके जाएगा और फिर ये वर्ल्ड दोबारा हमें इनसिक्योर नजर आएगा, जिस तरह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है। वो कहता है स्टेट्स विच आर मोर कैपेबल देन अदर्स वुड कंट्रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां तक के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस और मेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसीजंस भी वो ममालिक ही लेते हैं जो ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। और दूसरा काम क्या करेंगे कि वो डिसाइड भी करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर कैपेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है,
जिस तरह आज के दौर में आप देखते हैं कि इंडिया को अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है उसमें वो अफगानिस्तान में इंडिया का रोल ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, इस खित्ते में इंडिया का रोल ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, एशिया पैसिफिक में इंडिया का रोल ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। रीजन बीइंग इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी उनके हाथ में है और इससे वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं, दैट इज टू क्योंकि इंडिया को वो एक रोल दे रहे हैं एज ए वॉच डॉग टू ऑब्जर्व। इसके साथ साथ वर्ल्ड्स का ये भी कहना है कि जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें इंटरट्वाइंड हुआ पूरा वर्ल्ड, इंटरडिपेंडेंस होगी अकवाम के दरमियान आपस में, ये जो रियलिस्ट और न्यू रियलिस्ट हैं ये इसके बारे में बड़े स्केप्टिकल हैं। व्हाई दे आर स्केप्टिकल? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब ग्लोबली पूरी दुनिया सेम एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करेगी, लर्निंग होगी, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी, तो जो रिलेटिवली वीकर कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जिनके पास कैपेबिलिटीज रिलेटिवली लेस हैं, वो भी कोशिश करेंगी मोर कैपेबल होने के, और कंपटीशन और ज्यादा टफ होगा, इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी, और जो स्टेक होल्डर मेजर हैं, जो बड़ी अकवाम है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आज के दौर की अगर एग्जाम्पल लें तो हमें नजर आता है कंपटीशन बड़े मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनली और छोटे मुल्कों के दरमियान विद इन द रीजन। जिस तरह के न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि जब बड़ी अकवाम का कंपटीशन आपस में स्टार्ट होगा तो वो बैलेंस ऑफ पावर की फिलॉसफी को फॉलो करेंगी और छोटी अकवाम को अपने साथ अलायंसेस में लाएंगी, क्योंकि छोटी अकवाम जो है वो रिलेटिवली इनसिक्योर फील करेंगी अगेंस्ट दोज नेशंस जो बैलेंस ऑफ पावर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली ओपोनेंट ताकतवर कौम के साथ रिलेशन बनाएगी। और इसी तरह जो छोटी अकवाम है वो डिफरेंट रीजन में कंट्री टू कंट्री एक और एक्टिविटी प्रमोट होगी, दैट इज कौमें जो है वो आपस में, यार ये लगाई नहीं। सो रिजल्टेंटली स्टूडेंट्स हम 3 मेजर फंडामेंटल आइडियाज जो अंडरस्टैंड करते हैं न्यू रियलिज्म के, वो बड़े क्लियर है। सबसे पहले तो जो नेचर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड सिस्टम है ये एनार्किक है, और जो इस इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया ये जस्टिस पे नहीं किया गया, माइट इज राइट पे किया गया। और जो स्टेट्स हैं वो जितनी भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है, चाहे वो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन है, चाहे वो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स हैं, चाहे वो इंटरडिपेंडेंस है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन, चाहे उनका किसी और स्टेट के साथ कंपटीशन हो। और जब कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगा, क्योंकि ना कोऑर्डिनेशन है, ना कोऑपरेशन है, ना इंटरनेशनल इश्यूज का जो रेजोल्यूशन है उस पे आप एक पॉइंट पर आ रहे हैं, यू आर जस्ट वर्किंग फॉर योर ओन गेन्स। और फिर इन तमाम का जो ब्लेम है वो ह्यूमन नेचर नहीं है, वर्ल्ड सिस्टम ऐसा है। और स्टेट्स बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन में मेजर एक्टर हैं, जो कि एक बेसिक अजम्पशन है रियलिज्म। रियलिज्म और न्यू रियलिज्म का एक छोटा सा कंपैरिजन है, क्योंकि हमने काफी डिटेल में एनालिसिस किया दोनों थियरीज को, तो बड़ा आसान होगा हमारे लिए। रियलिज्म इज एन इंडक्टिव थ्योरी whereas न्यू रियलिज्म इज अ डिडक्टिव थ्योरी। रियलिज्म emphasizes on human nature whereas न्यू रियलिज्म इग्नोर ह्यूमन नेचर, और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो अनार्किक है, और इस अनार्किक सिस्टम की वजह से स्टेट को कंपटीशन करना पड़ता है और स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं। एक्शंस एंड इंटरैक्शंस ऑफ स्टेट्स, जो रियलिज्म है वो ये कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें बेसिक वैल्यू और कोर वैल्यू स्टेट के आपस में रिलेशनशिप की है। प्री एमिनेंट एक्टर जो है स्टेट है, बिल्कुल ऐसा ही जो न्यू रियलिस्ट है उनका मानना भी यही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पावर का कॉन्सेप्ट, पावर इज
an end itself. Neo-realists कहते हैं power is more than accumulation of military resources and ability to use this power to coerce and control other states in system. Realism में state अपने पास power accumulate करती थी, चाहे वो मिलिट्री है चाहे इकोनॉमिक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करती थी एक स्टेट दूसरी स्टेट के अगेंस्ट। रियलिज्म का मानना ये। न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि अब दुनिया का जो निजाम या जो सिस्टम है ये इस तरह का बन चुका है कि जो स्टेट्स हैं वो पावर अपने पास रखती तो हैं, लेकिन उस पावर का इस तरह से प्रैग्मेटिक यूज करती हैं कि फर्दर स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ पावर्स उन स्टेट के डिसीजंस पर ही होती हैं, और इस वे में वो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं और चंद स्टेट्स की ही मोनोपोली है। और वो जो चंद स्टेट्स की मोनोपोली है वो कभी भी किसी और सिस्टम को सामने नहीं आने देंगी या किसी और स्टेट की मोनोपोली को नहीं आने देंगी, तो कंसिस्टेंट एंड परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और वॉर की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे रियलिज्म में है वैसे ही न्यू रियलिज्म में स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट हम काफी देर पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट इज द प्री एमिनेंट एक्टर और सॉवरेन स्टेट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है रादर देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविक सोसाइटीज, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी रोल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टेट्स का है, ये न्यू रियलिस्ट का मानना है। सर्वाइवल ऑब्वियसली बात है, हर स्टेट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल है, और वो सर्वाइवल को गेन करने के लिए वो स्टेट किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो अलायंस बनाए, चाहे अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को एनहांस करे, और उसको करने के लिए उसको जो मर्जी मॉडल इस्तेमाल करना पड़े वो स्टेट करेगी। बिकॉज हम जब अनार्किक वर्ल्ड में रहते हैं, लॉलेसनेस के वर्ल्ड में रहते हैं, जहां कोई और कानून तोड़ रहा है तो फिर आप भी कानून तोड़ने के मजाज रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, और जब कवानीन को तोड़ा जाएगा तो इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी फॉलोइंग नहीं होगी, उनकी एडहेरेंस नहीं होगी, और जब इंटरनेशनल कवानीन की एडहेरेंस नहीं होगी तो इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी रह जाएगा रादर देन एन अथॉरिटी, और फिर अथॉरिटी के तौर पे ये ऑब्वियसली यूज भी उसी के लिए होगा जो कोई कमजोर कौम है, और हमने इसकी बहुत सी मिसालें दुनिया में देखी। सेल्फ हेल्प ऑब्वियसली बात है, स्टेट्स पर सेल्फ हेल्प की तरफ जाती हैं, और जब स्टेट सेल्फ हेल्प की तरफ जाती है तो अपनी मदद आपके तहत स्टेट अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करती है, मिलिट्री कंपटीशन में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, डिफरेंट एरियाज में। जब वो सेल्फ हेल्प के लिए जाएगी तो वो फिर अलायंसेस भी करेगी, चाहे वो मिलिट्री अलायंसेस हो चाहे वो इकोनॉमिक अलायंसेस हो। फिर आपको बहुत ज्यादा ग्रुप्स नजर आएगा, ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स नजर आएगी, नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट, नाटो वर्सेस शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, और इस तरह के और बहुत से अलायंसेस। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि स्टेट एक मेजर एक्टर है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्लिक्चुअल है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेट सेल्फ हेल्प और सेल्फ डिफेंस की डॉक्ट्रिन को फॉलो करती हैं, और इसके लिए बैलेंस ऑफ पावर की जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आया है। बैलेंस ऑफ पावर इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक power ensures the security of the states while the imbalance of power invokes the sense of insecurity। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलायंस करता है, इंडिया सोवियत यूनियन के साथ अलायंस करती है, आजकल पाकिस्तान का अलायंस चाइना के साथ चल रहा है, क्योंकि चाइना हमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनाने में हमारी बड़ी हेल्प की, और हम 2017 में इसके मेंबर बनते हैं। चाइना और रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हमें इंडिया को काउंटर करने में बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। अनार्की, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ग्लोबल लेवल पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो भी तो उसको चैलेंज करते हैं रशिया और चाइना। अमेरिका इसीलिए रिसर्जेंस ऑफ रशिया और इमर्जेंस ऑफ चाइना को बहुत क्रिटिकली देखता है। और इसके बाद फिर पावर पॉलिटिक्स, जहां से बात शुरू हुई कि पूरी दुनिया में स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती हैं, और उस पावर को मैक्सिमाइज करके फिर यूज करती हैं और डिफरेंट वे से इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और इस दौड़ में छोटी बड़ी सब स्टेट्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वॉर की जो एग्जिस्टेंस है वो आज भी है, वॉर की प्रेजेंस आज भी है, एंड वॉर इज इनएविटेबल। तो स्टूडेंट्स, इन अ नटशेल हम ये कंक्लूड कर पाए कि वॉर्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है,
जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वो जस्टिस पे डिपेंडेंट नहीं है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज और पावर्स हैं वो चंद हाथों में या चंद अकवाम के पास हैं, और वो जिस कौम को चाहे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकती हैं, और इस स्ट्रगल में कि उनके बराबर कोई ना पहुंच पाए वो अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करेंगी, और जो वो कौमें जो उनसे अपने आप को डिफेंस पर लेके जाती हैं, इनसिक्योर फील करती हैं, वो किसी और कौम के साथ अलायंस बनाएंगी और अपनी उस इनसिक्योरिटी को मिनिमाइज करने के लिए वो भी पावर अकोमोडेशन करेंगे। और इसलिए आप आज की दुनिया में देखते हैं कि बहुत से डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं। अमेरिका कहीं इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, कहीं इजराइल के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, पाकिस्तान चाइना से मिलिट्री असिस्टेंस लेता है, न्यूक्लियर हमारी जो आर्मामेंट है इसमें हमने असिस्टेंस ली, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट कंट्री से फेवर्स और असिस्टेंस लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस लेते हैं। हमारी फिजाइया आप देखते हैं GS-17 थंडर को देखते हैं। इसी तरह इंडिया में आप देखते हैं इंडिया अमेरिका और रशिया से असिस्टेंस लेता आ रहा है। आज के दौर में सऊदी अरबिया रशिया से डिफेंस शील्ड लेता है। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया एक कंपटीशन में, और वो कंपटीशन क्या है? अपने सर्वाइवल का, सेल्फ हेल्प का। क्यों? क्योंकि जो दुनिया का निजाम है वो एनार्किक है। उम्मीद है आज के लेक्चर से आपको बहुत सा फायदा हुआ होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बिल्कुल ऑपोनेंट एक और स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं आइडियलिज्म या लिबरलिज्म। और आइडियलिज्म और लिबरलिज्म में हम देखेंगे गो के वो भी इंस्टीट्यूशनल स्कूल है, गो के वो भी ब्रांच है क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच की। वो भी ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो यूनिटरी एक्टर है, बट उनका मानना ये है कि सेल्फ हेल्प की जगह कॉपरेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट अकोमोडेशन ऑफ पावर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इन डिटेल उसको हम देखेंगे। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।